नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल CL एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं हाई स्कूल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका हम लोग क्या चर्चा करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हम लेकर आ जाए हैं, जिसमें जो हाई स्कूल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। अगर अध्ययन करेंगे तो उनका बेनिफिट होगा। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे MCQ, जो इस बार परीक्षा के पैटर्न में जो हमारे नई शिक्षा नीति के उसके अकॉर्डिंग सुना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि हमारे 6 क्वेश्चन, मतलब 6 या 7 क्वेश्चन हर सेक्शन से। 6 क्वेश्चन हमारे रसायन विज्ञान विभाग से, 6 क्वेश्चन हमारे जीव विज्ञान से, 6 क्वेश्चन हमारे भौतिक विज्ञान से उठाए जाएंगे। तो उसी को चर्चा लेते हुए हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला बढ़ाते हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि FeO3 यानी कि फेरस FeO3 की अभिक्रिया हम लोग एल्युमिनियम से कराते हैं, ठीक। तो हमको Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होती है और Fe हमारी क्या होती है, विस्थापित हो रही है। तो आपको सीधी सी बात मिल रही है कि अगर Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड है हमारे पास, और फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, तो एल्युमिनियम हमारा ऑक्साइड बन रहा है और Fe हमारा निकल रहा है बाहर। तो जैसी बात क्या है, यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो फेरस को विस्थापित कर रहा है। तो पूछ रहा है कि निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपको इसमें अभिक्रिया का टाइप छांटना है, अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो सीधी सी बात आपको पता चल रहा है, Fe को एल्युमिनियम क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। एल्युमिनियम Fe को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो आपके लिए अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी। तो आप लोग सीधी सी बात बता सकते हैं, ये कौन सी हो जाएगी, हमारी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। सीधे से हमको पता चल जाएगी, ठीक है भाई। Fe है, Al Fe को क्यों Al विस्थापित करेगा, शायद ये सीधी सी बात है। Al हमारा किसमें पाया जाता है, आप लोग पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का अध्ययन जब करेंगे तो उसमें देखेंगे, पाएंगे कि हमारा जो Al है वो अब वर्गों में तीसरे नंबर की रो में आता है। किस में आता है, तीसरे बोरॉन परिवार में आता है। और जो Fe है हमारा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये एल्युमिनियम इससे पहले आता है, इसीलिए इसकी क्या है, सक्रियता ज़्यादा है, यानी कि ये जो एक्टिव तत्व है ये Fe को प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं, कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। अब श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, आप लोग सुने होंगे श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो हम लोगों का पुराने पहले समय में चलता था, जिसको हम लोग कहते थे ब्लैक एंड वाइट। क्या कहते थे, ब्लैक एंड वाइट। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट ग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो उसमें लेप किया जाता है किस चीज़ का, उसकी जानकारी है इसमें। तो देखो कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा हमारा, AgCl सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा लेड नाइट्रेट बोला जाता है। FeSO4 ये हमारा सोडियम सल्फेट है। CaCO3 ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो सीधी सी बात है, आपको मालूम है श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी होती है उसके पीछे एक लेप पाया जाता है। तो लेप हमारा किसी न किसी धातु का होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा, AgCl एल्युमिनियम क्लोराइड का उस पर लेप किया जाता है, इसीलिए हमारी श्याम श्वेत फोटोग्राफी एकदम क्लियर आती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना सभी हमारे किसी न किसी वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन्स हैं, ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी दृष्टि से तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे के देखते हैं हम लोग। कह रहा है लौह चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या प्राप्त होता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिएक्शन कराने की ज़रूरत है। कह रहा है कि लौह चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर, लौह चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब डालते हैं, देखते हैं भाई क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। Fe को हम लोग डालते हैं किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में लगाते हैं। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। Fe, अब आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, Fe की वैलेंसी हमारी 2 होती है। तो Fe क्या हो जाएगा, Cl2, FeCl2 प्राप्त होगा। अब इसके बाद हमारा क्या बच सकता है, H2। क्या बचेगा, H2। ये आपको जानकारी होगी कि एक परमाणु, अगर यहाँ पर देखा जाए हमारा केवल क्या बच रहा है, Fe की अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया में क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि लोहे को चूर्ण को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा।
तो लोहे के चूर्ण यानी कि Fe ले लिया, Fe हमारा आयरन लोहा होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर हमको क्या प्राप्त होता है? वैसे तो आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर यहाँ पर देखो H अकेला है, Cl अकेला है, तो FeCl प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पर केवल H प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हमारा ध्यान रखिए Fe की वैलेंसी हमारी अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तनीय है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल बोले जाते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व बोले जाते हैं। और संक्रमण तत्व होने के कारण क्या होगा, इसमें Fe की वैलेंसी यहाँ पर 2 दिखाई जाएगी, तो यहाँ पर Cl2 2 हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात सोचेंगे सर, कहेंगे आप यहाँ पर H2 क्यों कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात ध्यान रखिए, डाल्टन महोदय ने हमारे बताया है कि अभिक्रियाओं में जो अधातुएं हैं वो आणविक लेवल पर ही भाग ले सकती हैं, परमाणविक लेवल पर भाग नहीं लेंगी, तो यहाँ पर हमको H2 करना पड़ेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी असंतुलित समीकरण सही नहीं मानी जाती है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए इधर Cl2 भी 2 है, इधर H2 भी 2 है, इधर हम HCl के साथ क्या कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे। तो ये रिएक्शन, अब इससे आप पता कर सकते हैं हमारे पास देखो क्या बच रहा है, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमारे पास मिल रही है। तो देखो कौन से ऑप्शन में हमको ये मिल रहा है सही। देखो कह रहा है लोहे के चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, H2 + FeCl2, H2 + FeCl2 हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, यही हमारा क्या है, सही आंसर है। बाकी देख लेते हैं बाकी में क्या कह रहा है, कह रहा Cl2 मिलेगी, जैसी बात जब HCl से हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं तो Cl2 मिलना असंभव है। FeOH एक क्षार मिल नहीं सकता हमको, फिर H2O वो भी नहीं मिल पाएगा, कोई अभिक्रिया ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा सीधा सीधा आंसर मिल गया हमको, H2 या FeCl2 मिल सकती है। आप रिएक्शन करा लीजिए, रिएक्शन कराएंगे उसमें सही आंसर हमको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अम्ल से H2 हटाने वाला धातु है, क्या कहा है कि अम्ल से H2 हटाने वाला धातु। अब ध्यान से बात ध्यान कि अम्ल से अगर H2 हटाना है तो उसके लिए हमको कोई प्रबल धातु की आवश्यकता होगी। किसकी? प्रबल धातु की आवश्यकता होगी। अगर हमको अम्ल से H2 हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, जरा देख लेते हैं एक रिएक्शन में इसको भी। कैसे, जैसे हमने ले लिया H2SO4, क्या है, अम्ल है हमारे पास, H2SO4 एक अम्ल है। इसको अगर H2 हटाने हैं तो हमको किससे अभिक्रिया करानी पड़ेगी, Cu से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। Cu इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। Cu इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो रिएक्शन हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी, हमको ध्यान देंगे इधर, H2 जब इससे Cu से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा ये CuSO4 बन जाएगा और H2 हमारी मुक्त हो जाएगी। H2 क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। तो कौन हमें प्रतिस्थापित करेगा इसमें, तो ध्यान रखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, Cu। आपका सही आंसर क्या होगा, Cu। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग सोडियम सल्फेट से कराते हैं। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग सोडियम सल्फेट से कराते हैं, तो बेरियम सल्फेट और हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। पूछा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोग अध्ययन करे होंगे, जानते भी होंगे, जैसा कि पता है। देखो BaCl2 किससे Na2SO4, यहाँ पर देखो दोनों परस्पर बदलाव हो रहे हैं। Na2 देखो किसके साथ चला गया, Na2 चला गया Cl के साथ, और Ba जो हमारा था वो चला गया SO4 के साथ, यानी कि दोनों पद आपस में परस्पर क्या कर रहे हैं, अंतः परिवर्तन कर रहे हैं। और जब दोनों परस्पर अंतः परिवर्तन करते हैं यानी कि दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, तो अभिक्रिया हमारी कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देंगे अगली बात पर। कह रहा है कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है, कह रहा है कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र। देखो CaPO3 का होल ट्वाइस हो नहीं सकता, क्योंकि फास्फोरस जो होता है उसकी 4 वैलेंसिंग होती है। तो देखो जहाँ पर हमको PO4 मिल जाए वही सही है। तो जैसे देखो कौन सा मिल रहा है हमको, कैल्शियम फास्फेट का हमारा सही सूत्र कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात क्लियर एकदम, कैल्शियम फास्फेट का भी हमारा ये सूत्र हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों एक बार फिर से, अगर चेक करते हैं, कोई डाउट हो। आइए आगे की बात करते हैं। अब हमारे कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों में हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारे 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर में पूछेगा तो 2-3 रिएक्शन हमको दे देगा, है ना। अगर 4 नंबर में पूछेगा तो 4 नंबर रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन हमारी पूछी ही जाएंगी। कौन कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी, जैसे कह रहा रासायनिक अभिक्रिया, क्या कर चर्चा कर रहे हैं, कह रहा रासायनिक अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दी गई हैं। अब इनके लिए कह रहा संतुलित समीकरण की लिखना है आपको। अब इनके लिए संतुलित समीकरण, अब इसके लिए आपको ध्यान रखिए, आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पीरियोडिक टेबल पर भी चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं, कह रहा जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करानी है हमको, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जिंक ले लिया, अब जिंक के साथ हमको लेना क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। आइए ध्यान देते हैं भाई, जिंक के साथ क्या लेना है हमको, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करानी है, यानी कि प्लस क्या ले लेना है हमको,
NO3 AgNO3 यानी कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट बन क्या जाएगा हमारा। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो हमारा प्रभावशाली होगा वही इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। देखेंगे भाई, अब जिंक की अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं तो इसमें क्या होगा, एरो लगाते हैं। अब क्या मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट, यानी कि जिंक जो है वो Ag को क्या कर रही है, प्रतिस्थापित कर दे रही है। जिंक क्या कर रही है, Ag को प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस क्या प्राप्त हो गया, प्लस हमको मिल जाएगा Ag। क्या मिल गया, Ag। अब जैसे बात NO3 का होल ट्वाइस है तो यहाँ हमको करने पड़ेंगे 2 बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी समीकरण बराबर होनी चाहिए। अब हमारे परमाणु बराबर हैं, हमारी समीकरण एकदम प्राप्त हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं, कह रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का अध्ययन बेसिक जरूरी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। आइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मालूम होगा CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे क्या हमको प्राप्त होगा, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिलता है। अब देखो Ca इधर है, OH इधर मिल रहा है, तो CaCO3 हमको सीधा सा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, CaCO3। कैल्शियम और CO2 इधर मिल रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है प्लस जल, तो क्या बच गया हमारे पास, H2O। ये आपको रासायनिक समीकरण लिखने को आएंगी, एक एक नंबर में महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं ये। फिर कह रहा मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम धातु को ले लेते हैं। किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा बच्चों, MgCl2। फिर वही कहानी आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर ने Cl2 क्यों लिख दिया, यहाँ पर Cl अकेला है, क्यों, क्योंकि आधुनिक आपकी आवर्त सारणी में Mg हमारा सेकेंड रो में मिलता है। किसमें, S ब्लॉक एलिमेंट के सेकेंड रो में, तो उसमें इसकी वैलेंसी 2 दिखाएंगे, MgCl2 प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, H2। क्या बच जाएगा, H2। अब आप लोगों को बैलेंसिंग बराबर करनी होगी, कैसे, H भी 2 हैं, Cl भी 2 हैं, तो यहाँ हमको कर देना पड़ेगा क्या, 2। हमें क्या मिल गया, MgCl2, ये मिल गया हमको मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। आइए बच्चों, नेक्स्ट समीकरण की बात देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, अब हमारा क्या कह रहा निम्नलिखित समीकरण की अभिक्रियाओं को, निम्नलिखित समीकरण हमारे दिए हैं, इनकी अभिक्रियाएं दी हैं। इन अभिक्रियाओं में हमारी अभिक्रियाएं तो सही लिखी हैं, परंतु ये हमारे संतुलित समीकरण नहीं है। अभिक्रियाएं तो फिट हैं परंतु ये संतुलित समीकरण नहीं है, इनको हमको संतुलित करना होगा। संतुलित करने का मतलब क्या है, एक नियम दिया गया है, शायद 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाल्टन पहले चैप्टर में शायद है, दूसरे चैप्टर में ये कन्फर्म नहीं, लेकिन एक नियम दिया गया है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि अभिकारक, यानी कि अभिक्रिया के दौरान 2 अभिकारक होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हमारे अभिकारक हो सकते हैं, यानी कि अभिकारक और बनने वाले उत्पाद जो हैं दोनों तरफ हमारे परमाणु भार क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। परमाणु भार कहते हैं या अणु भार कहते हैं, बराबर होने चाहिए। कैसे होंगे बराबर, देख लेते हैं जरा। इधर देखिए आप लोग, CO2 की अभिक्रिया हमने H2O से कराई तो हमको ग्लूकोज का एक अणु मिल रहा है, O2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है। जरा देख लेते हैं क्या सभी हमारे परमाणु काउंटिंग करने में बराबर होते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन 6 है, तो आप इसके तरफ बढ़ा सकते हैं 6, हमने 6 बढ़ा दिए। अब देखिए हमारे पास कार्बन कार्बन तो क्या हो गए, इक्वल हो गए, कार्बन इधर भी हमारे बराबर, यानी कि पहले चैप्टर में आपको समीकरण संतुलित करने को 2 तो मिलनी तय हैं, 2 जहाँ तक आएंगी ही आएंगी। आइए देखते हैं, 6 कार्बन हमको इधर मिल गए, लेकिन अब देखते हैं नंबर 2 पर पोजीशन पे आते हैं हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जरा काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे देखिए कितने हैं, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, ये एक नहीं, ये कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 1 13। यहाँ पर देखते हैं कितने, 6 है, 6 और 2 8, 8 1 9, यहाँ पर कितने हमारे पास 9 ऑक्सीजन है। जरा हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास देखो 2 हैं, यहाँ पर 12 हैं, यानी कि 12 और 2 14, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कितने बढ़ा देते हैं, 8 बढ़ा देते हैं। देखते हैं पहले 7 करते हैं, 7 के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, 7 हमने हाइड्रोजन कर दिया, 7 दूनी 14 हो गए, और यहाँ पर 12 और 2 14 हो गए। जरा फिर हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर नज़र डालते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 6 दूनी 12 इधर है, और अब कितने हो गए 12 और 7 19 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो 6 और 2 8, 1 9 ऑक्सीजन इधर है। तो जरा इधर अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की तरफ इधर बढ़ाए देते हैं। यहाँ हमने मान लिया कर देते हैं ऑक्सीजन है, यहाँ हो गए हमारे पास 6 दूनी 12 और 7 19, इधर हो गए 6 और 2 8, 1 9। अगर हम यहाँ कर देते हैं 6 कर दे, 6 दूनी 12, 12 6 18 और 19, लगभग अप्रॉक्स में हमारे बराबर हो गए। अब जरा देख लेते हैं ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 7 19। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6, 6 दूनी 12, क्या नाम 12 6 18 और 1 19,
क्या हाइड्रोजन देख लें बराबर है भाई, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर हो गए, 12 और 2 14 हाइड्रोजन इधर हो गए। रिएक्शन हमारी लगभग में अप्रॉक्स में क्या हुई, बराबर हो गई। जरा देख लेते हैं एक बार क्या हमारे समीकरण सही है। आ जाओ चेक करते हैं। यहाँ पर हो गए 6 दूनी 12, 12 और 7 19। यहाँ पर हो गए हमारे पास ऑक्सीजन 6, 12 6 18 1 19। रिएक्शन तो लगभग अप्रॉक्स में हमारी क्या है, बराबर है। जरा आते हैं इधर चर्चा करके देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ हमको 8 करना पड़ेगा, गलती हो गई एक। यहाँ कितने हो जाएंगे 8, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन हो गए इधर, और इधर हमको करने पड़ेंगे 2H2O। क्या करना पड़ेगा 2H2O। जरा देख लेते हैं फिर से एक बार। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन हमारे देखते हैं जरा, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन, हमारे पास 4 2 दूनी 4, 12 4 16 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास 6 दूनी 12 और 8 20 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास 6 दूनी 12 और 6 18 तो 20। एकदम हमारे समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गए। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में, देखते हैं। ये देखो हमको क्यूप्रस सल्फाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रही है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है। देखते हैं Cu2 है हमारे पास, Cu2 है। यस हमारा था, S भी हमारा 1 है। O हमारे पास 2 थे, OA है, OA यहाँ पर है। तो हमारे पास देखिए O कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास O बढ़ रहा है। O 2 हैं तो SO2 और Cu2O। देखिए O हमारे पास कितने हैं 2, और यहाँ पर हमारे पास कितने बन रहे हैं 3। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें बढ़ाने पड़ेंगे 2 अणु। क्या करना पड़ेगा, 2 अगर हमने बढ़ा दिए तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको। Cu2, अब ऑक्सीजन हो गए हमारे पास कितने, 4 अणु हो गए। जरा देखते हैं भाई, Cu2S Cu2O। आते हैं इधर देखते हैं भाई। देखो Cu हमारे पास 2 हैं, Cu हमारे पास 2 हैं, S1 है, S1 है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर हमारे पास 3 है। अगर हम यहाँ कर देते हैं 3 तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास, चलो ये बढ़ाते हैं और बराबर करते हैं। अगर यहाँ पर बढ़ा देते हैं हम लोग 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4 1 5। और अगर इधर भी हम 2 कर देते हैं तो ये भी हो गए Cu, फिर हमको इधर 2 करने पड़ेंगे, यानी कि कॉपर हो गए हमारे पास 4, इधर भी कॉपर हो गए 4, इधर हमारे पास सल्फ़र हो गए 2, सल्फ़र भी 2 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास 2 दूनी 4, इधर ऑक्सीजन हो गए 2 और 4 2 6। एक ऑक्सीजन की हमारे पास समस्या पड़ी रहेगी तब भी। आइए ज़रा देखते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं पेंडिंग में रख देते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारी लगभग अप्रॉक्स में बराबर मानी जाएगी। आइए आगे तब तक दूसरी चेक करते हैं, MnO2 और HCl। देखते हैं दूसरी रिएक्शन हमारी क्या कह रही है। MnO2 और HCl की अभिक्रिया देखते हैं जरा, MnO2 और HCl। आइए देखो MnO2 HCl, देखो Cl हमारे पास 2 हैं इधर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 बढ़ाते हैं पहले, यहाँ कर देते हैं हम लोग 2। HCl हो गए 2 हमारे पास। आइए आगे देखते हैं Mn हमारे पास 1, Mn हमारे पास 1। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 1 ही है, तो यहाँ भी हमको क्या करने पड़ेंगे, 2 कर दिए हमने। अब जैसी सी बात आप देखिए, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, H2O के आगे ना 2 करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, Cl2 MnO2 MnO2H2 MnO2H2 MnO2। आइए देखते हैं मित्रों, यहाँ पर क्या है, Cu2S O2 है, Cu2O प्लस SO2। ज़रा इसको हम लोग बराबर करते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर हम लोग परमाणुओं की संख्या ज़रा देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ Cu2 है, O हमें बराबर करना है, यहाँ अगर हम 2 कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 1 3, 2 दूनी 4, तब भी नहीं बराबर हो रहा। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं इसके पास 2, यहाँ कर देते हैं 2, तो Cu2 यानी कि Cu के आगे भी हमको करने पड़ेंगे 2। यहाँ पर S भी हो गया, तो इसके आगे हमको करना पड़ेगा क्या, 2। ज़रा फिर से काउंटिंग करते हैं। Cu हमारे पास 4, Cu भी हमारे पास 4 हो गए, सल्फ़र भी 2 हो गए, सल्फ़र भी 2 हो गए हमारे पास। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 4 2 6 हो गए। तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे सी बात यहाँ कर देते हैं 3। रिएक्शन एकदम सिमिलर हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी, MnO2 2HCl। देखो इसको क्या करना है, MnO2 की यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, तो हमको MnCl2 प्राप्त हो रहा है। अब Cl2 है तो यहाँ हमको सीधी सी बात 2 करने पड़ेंगे। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हैं, वो हमारे पास कितने 2 हैं, 1 ही मिल रहा है हमको, तो हमको यहाँ 2 करने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन 2 हो गए, अब Cl तो 2 हैं हमारे पास, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ 4 करना पड़ेगा, ज़रा देख लेते हैं। Mn है, Cl हमारे पास 4 यहाँ पर हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हमारे पास हो गए। ये भी रिएक्शन हमारी एकदम क्या हुई, सही हो गई। चलिए जस्ट आगे की चर्चा करते हैं। अब हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर Fe है, H2O है, Fe3OO, तो हमको क्या मिल जाएगा ज़रा देखते हैं। यहाँ पे विचार करते हैं क्या प्राप्त होगा हमको। 1 मिनट देख लेते हैं क्या होता है इसका विक्रिया कराने पर। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सीधा मिल रहा है Fe3 फेरस डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 3 कर दिएगा। यहाँ हमने 3 कर दिए, Fe3 हो गया हमारा। अब O हमारे पास कितने हैं, देखो 4, और यहाँ पर O है हमारे पास अकेला, तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 4। कितना कर दिया, 4। अब हाइड्रोजन तो हो गए हमारे पास 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, 4। जरा काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए फेरस के परमाणु हमारे पास 3, फेरस के परमाणु हमारे पास 3, हाइड्रोजन हमारे पास 4 दूनी 8, हाइड्रोजन हमारे पास 4 दूनी 8, ऑक्सीजन हमारे पास 4, ऑक्सीजन हमारे पास 4। रिएक्शन एकदम हमारी फिट है। आइए अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, CH3COOH क्या लिया, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की विक्रिया हमने कराई है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 होगा हमारा यहाँ पर। और CS प्राप्त क्या हो रहा है हमको, देखिए सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है, H2 और CO2 हमारी क्या हो रही है यहाँ पर, मुक्त हो रही है। जरा देख लेते हैं बराबर करके क्या मिलता है हमको, क्या नहीं मिलता है। देखिए CH3COOH Na2 यानी कि Na हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और जब इसके साथ फॉर्मेट के साथ हमारा सोडियम लगेगा तो जैसे बस 2 परमाणु हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हमको यहाँ 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ज़रा काउंटिंग कर लेते हैं भाई। देखो CH3COO इतना हमारे पास 2 हो गया, H छोड़ देते हैं, Na भी हमारे 2 हो गए, यानी कि H2 बचे, तो H2 हो गया, एक O निकल गया यहाँ से, CO2 एकदम सही है विक्रिया हमारी, ये भी हो गई। आगे बात कर लेते हैं। देखो लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, हीट कराएंगे। लेड नाइट्रेट को हीट कराएंगे तो PbO लेड ऑक्साइड हमको लिथार्ज मिल जाएगा, और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, प्लस O2 हमारी मुक्त होगी। देख लेते हैं क्या विक्रिया बराबर है। देखो Pb हमको मिल रही बराबर है एकदम। फिर देखो नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, 1 है, यानी कि 2 है नाइट्रोजन हमारे पास। नाइट्रोजन यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ हमको क्या करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। ठीक है। अब ऑक्सीजन हमको देखनी है, 3 दूनी 6 है हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बराबर, रिएक्शन हमारी सही हो गई। जस्ट इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। देखो Zn की अभिक्रिया किससे, H2SO4 से करा रहे हैं। यहाँ पर सेम हमारी प्रतिस्थापी अभिक्रिया हो रही है। क्यों, क्योंकि Zn H2 को हमारा रिप्लेस कर सकता है, MCQ में अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं। देखिए क्या करता है, Zn जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो Zn H2 को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, H2 हमारी गैस के रूप में क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। जस्ट इसके बाद देखते हैं Na2O नाइट्रोजन सोडियम डाइऑक्साइड क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए सोडियम हमारा 2 Na है, ठीक है, Na कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं। तो देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो Na इसके आगे हम लगा देते हैं 2, तो Na भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, H भी 2 हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी महत्वपूर्ण रिएक्शनों की चर्चा। इसके बाद एक और अभी हमारी रिएक्शन छोटी चल रही है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी नेक्स्ट नंबर की, इसको हम लोग कह देंगे, ये हमारी हो जाएगी एक अगली रिएक्शन है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है। पहले चैप्टर से हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या है, एक है विकृत गंधिता और दूसरा क्या है हमारा संक्षारण। विकृत गंधिता क्या कहलाता है और संक्षारण, देखो विकृत गंधिता नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हमारी बेकार की गंध आने लगे, क्या होता है, विकृत गंधिता होता है। इसमें होगा क्या, कह रहे हैं जब बसा, क्या क्या हो सकता है, एक तो हमारा बसा हो सकता है, या हमारा कोई तैलीय पदार्थ हो सकता है। क्या हो सकता है, तैलीय पदार्थ, या तो बसा या तैलीय पदार्थ। कह रहा है जब बसा या तैलीय पदार्थ हमारा ज़्यादा दिन रखा रहता है ना, अधिक दिन रखा रहने, परिभाषा टाइप में क्या लिख सकते हैं, जब हमारा कोई बसा या तैलीय पदार्थ अधिक दिन रखे रहने के कारण वह क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है ना, वह ज़्यादा दिन रखे रहने के कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत हो जाने के कारण क्या है, उसमें एक दुर्गंध पैदा हो जाएगी। जब ये ऑक्सीकृत हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन से क्या करेगा, ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा। ऑक्सीकृत हो जाने के कारण एक उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाएगी। यही दुर्गंध क्या है, हमको असहनीय होती है, बर्दाश्त नहीं होती, इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कह रहे बसा या तैलीय पदार्थ में, बसा या तैलीय पदार्थ का लंबे समय तक रखा रहने से वह ऑक्सीकृत हो जाता है। वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत हो जाने पर क्या करेंगे, उसमें एक
ऑक्सीकृत हो जाता है उसके उपरांत एक विशेष गंध पैदा हो जाती है। उसके उपरांत उस पदार्थ में एक विशेष गंध पैदा हो जाती है। पैदा हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। सेम उसी प्रकार हमारा है संक्षारण। संक्षारण की परिभाषा को हम लोग इधर देख लेते हैं। कह रहा है जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास, कह रहे हैं अम्ल, क्या कह रहे हैं, अम्ल या नमी के कारण उसका क्षरण होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है, होने लगता है, धातु का संक्षारण कहलाता है। क्या कह रहा है, धातु का संक्षारण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कौन हो जाएगा, उदाहरण पर जैसे हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण पर लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। जैसे विकृत गंधिता में क्या कह सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं विकृत गंधिता में, जैसे दूध का फटना, या दूध का हम लोग कह सकते हैं क्या, जमना। ये हमारे दो इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कहाँ, दूध का जमना, इसमें आ जाएंगे हमारे खाद्य पदार्थ का खराब होना, ठीक है, आदि चिप्स वगैरह, तो ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ का खराब होना है, ज़्यादा दिन समय में रखे रहेंगे, ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ऑक्सीकृत के बाद उसमें एक खट्टा स्वाद आ जाएगा, या उसमें कोई ना कोई विशेष प्रकार की बदबू आ जाती है। उसी बदबू को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आइए बच्चों, वो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय में हमारा केवल एक ही प्रश्न है, जो आपके सभी प्रश्नों का केवल एक ही निचोड़ है, जो हमारे 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो उसी में है हमारा मुख्य अभिक्रिया हो जाएगी, मुख्य क्वेश्चन हो जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा भी कई बार गया है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण सही समझाइए, प्रत्येक को उदाहरण सही समझाइए। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। क्या कह रहा है, अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसी में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल उदाहरण देकर समझाइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है ना, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। सभी क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। और इसी में एक दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, नगर निम्न में अंतर स्पष्ट करें। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में अंतर स्पष्ट करें। क्या पूछा जाता है, निम्न में अंतर स्पष्ट करें। जैसे पूछ सकते हैं ऑक्सीकरण, पहला हो सकता है, कहेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन, इसमें आपसे अंतर पूछा सकता है। दूसरा कह सकते हैं ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी। तीसरा कह सकते हैं ऑक्सीकारक व अपचायक। चौथा कह सकते हैं
संयोजन व वियोजन अभिक्रिया। इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको इनके सबके आंसर चाहिए, उत्तर अच्छे से चाहते हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो यस लिखकर कमेंट में भेजिए। नमस्कार दोस्तों।